कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध हुआ था यहाँ पे, और इस धर्म युद्ध के अंदर निर्णय हुआ था, एक युग का परिवर्तन हुआ था। अब बीजेपी के युग का परिवर्तन तय है। मोदी की जबान की और चीन के सामान की कोई गारंटी नहीं, ये फेल ही होती है। 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते के अंदर आएंगे, 1 रुपया नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, एक नहीं दिया। 2022 तक किसान की आमदनी डबल कर देंगे, नहीं करी। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, नहीं बनाया। देश के लोकतंत्र को इस तरह से चीरहरण किया जाएगा कि चलते चुनाव के बीच में 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या चाहते हैं? रणनीति या डर? डर। 400 पार की जो बात करते हैं ना, दावे के साथ करता हूँ 150 से नीचे रहे। एक तरफा इंडिया गठबंधन जीत रहा है। सूरज पे दाग नहीं लगता, अरविंद केजरीवाल पे दाग नहीं लगा पाएंगे। इस वक्त हम कहाँ हैं? धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में। एक वक्त वो भी था जब महाभारत का युद्ध हुआ था यहीं पर, इसी धरती पर, और आज लोकसभा चुनावों का माहौल सज चुका है कुरुक्षेत्र की ही धरती पर। इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी है वो है सुशील गुप्ता। डटे हुए हैं, जिस दिन से चुनावों का ऐलान हुआ तब से लेकर डटे हुए हैं। जिस दिन नाम का ऐलान हुआ सुशील गुप्ता का कि कुरुक्षेत्र से मैदान में उतरेंगे, तब से लगातार डटे हुए हैं। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कुरुक्षेत्र की जनता के लिए आज सुशील गुप्ता सड़कों पर तो कई दिनों से ही डटे हुए हैं, लेकिन आज सीएम भगवंत मान के साथ वो एक महत्वपूर्ण रोड शो भी करने जा रहे हैं। सवाल कई हैं और तमाम जवाब हम उनसे हासिल करेंगे, कुछ खट्टे सवाल, कुछ मीठे सवाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आज एक महत्वपूर्ण दिन है। पहले बात करते हैं कि आपके समक्ष चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि सिर्फ आपके सामने नवीन जिंदल ही आपके चुनौती नहीं है, लेकिन अभय सिंह चौटाला भी अब मैदान में आ गए हैं। तो क्या लगता है कि कौन ज्यादा बड़ा प्रतिद्वंदी है आपके सामने? देखिए, आज से हजारों वर्ष पहले भगवान राम के साथ जब माता सीता का हरण रावण ने किया था, उस समय वो अयोध्या के नरेश थे, महाराजा जनक के दामाद थे। चाहते तो सेना बुला सकते थे रावण से लड़ने के लिए, कई राज्यों से अच्छे संबंध भी थे, परंतु उन्होंने जंगल से भील, मछुआरे, मल्ला लोगों को इकट्ठा किया, और आदमी कम पड़े तो बंदर और भालू फौज बनाई, और रावण जैसे अहंकारी राजा को हराया, जिसका सोने का महल था, जिसकी ताकत अपरंपार थी। आज कुरुक्षेत्र और देश का जनमानस खड़ा हो गया है, आम आदमी खड़ा हो गया है। जितना ही अहंकारी राजा हो, कितना ही घमंडी हो, जो मर्जी षड्यंत्र रचे, उसकी हार सुनिश्चित है। क्या लगता है कि प्रतिद्वंदी ज्यादा मजबूत कौन है आपके सामने? क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये लग रही थी कि जब सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा गया तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी प्रतिद्वंदी है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि बीजेपी के उम्मीदवार से पहले ही अभय सिंह चौटाला, इनेलो के जो महासचिव है, वो मैदान में आ जाते हैं। तो किसे बड़ी चुनौती के तौर पर आप देखते हैं सुशील जी? अभय सिंह जी को यहाँ वोट नहीं मिल रही, और नवीन जिंदल को अब यहाँ पे कोयला चोर के रूप के अंदर जाना जाता है। देश का प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र के अंदर आकर ही 1,86,000 करोड़ रुपए का उन पर आरोप लगा के गए थे। या तो प्रधानमंत्री जी ये बोले कि उस समय मैं झूठ बोल रहा था, या नवीन जिंदल जी ये बोले कि प्रधानमंत्री सच बोल रहे थे तो क्या देश के खाते में उन्होंने पैसे जमा करा दिए। उसके बाद यहाँ की जनता फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कोयले से कोहिनूर कैसे बनाए, चोर से सिपाही कैसे बनाए। पिछले 25 साल से उस परिवार का यहां से नाता रहा है। 10 साल से पिछले ना तो किसी के कोरोना की लड़ाई में आए, ना ही बाढ़ में आए, ना ही किसी की ब्याह शादी में आए, ना ही कोई मर गया तो घोड़ा नवाने आए। अब कुरुक्षेत्र से की जनता से उन्होंने नाता तोड़ लिया है, और कुरुक्षेत्र की जनता ने भी उनसे नाता तोड़ लिया है। जैसे रातों रात वो पार्टी बदल के गए, केवल एक डर में, एक मजबूर सांसद वो यहां से बनना चाहते हैं, परंतु यहाँ की जनता एक मजबूत सांसद चाहते हैं। मजबूत सांसद की आपने बात कही। 2 बारी नवीन जिंदल जीत चुके हैं, 2004 में भी चुनाव जीते, 2009 में भी चुनाव जीते।
जब हम चुनावों में उतरते हैं तो एक हमारा एक विजन होता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर उतरती है चुनावों में और 2014 में भी यही हुआ, वो जीत गई। 2019 में भी यही हुआ। आपके सामने वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? पहले तो पहली बात का आपका जवाब देता हूँ। आपने कहा जी वो 2 बार जीत गए। 2 बार जब वो जीते कांग्रेस जीत रही थी, कांग्रेस की वोट थी, कांग्रेस की वोट पे जीत गई। जब कांग्रेस हार रही थी वो भी तीसरे नंबर पे चले गए, दूसरे पे भी नहीं आए, उनकी अपनी वोट नहीं थी। आज भी उनकी अपनी वोट नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है। उनको एक गलतफहमी थी कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाएंगे तो लोग उनके साथ चले जाएंगे। लोग उनके साथ कोई नहीं गया। लोग ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने नाता तोड़ लिया तो हमने भी नाता तोड़ लिया। विजन, आप जनता के बीच में जाकर, क्योंकि जब आप जनता के बीच में सुशील गुप्ता जा रहे हैं तो क्या कमियां गिना रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हम जब आएंगे सत्ता में तो हम क्या करेंगे? आपका विजन क्या? सबसे पहले बढ़िया हूं मैं, हिसाब किताब का पक्का हूं। जो कुरुक्षेत्र के हिस्से का पैसा है उस बजट को मैं यहाँ पे लाऊंगा, कुरुक्षेत्र का विकास कराऊंगा। कुरुक्षेत्र के चारों तरफ एक रिंग रोड बनना चाहिए, उसका प्रयास करेंगे। पेवा से लेकर यमुनानगर तक जो नेशनल हाईवे 4 लाइन का बनना चाहिए उसका प्रयास करेंगे। लाडवा का बाईपास बनना चाहिए, उसका प्रयास करेंगे। कैथल के अंदर सारी सड़कें टूट चुकी हैं, उसको ध्यान देंगे। लंबे लंबे बिजली के कट हैं और महंगे महंगे बिल हैं। दिल्ली में, पंजाब में, हिमाचल में, कर्नाटका में बिजली फ्री है और 24 घंटे आ रही है। हरियाणा के अंदर भी करेंगे। वर्ल्ड क्लास स्कूल है दिल्ली के अंदर। हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिल जाए तो इसकी जिंदगी बन जाए। वो हरियाणा में प्रयास करेंगे। हरियाणा के अंदर आज नशा फैल रहा है, बेरोजगारी फैल रही है, अपराध बढ़ता जा रहा है, गोली चला चला के व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, सरेआम हत्याएं कर दी जाती हैं। कानून का राज वापस लाएंगे। कानून का राज वापस लाने की बात की जा रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में पढ़ रहा था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कई चीजें की गई है। 5 न्याय की बात की गई है, 25 गारंटियों की बात की गई है, रोजगार की बात की गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले ये कहते हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो वो मैनिफेस्टो नहीं है, ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग की छाप है। अब तो सुशील गुप्ता इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये बयान आया है, कांग्रेस नेता लगातार आक्रामक है उनके ऊपर, तो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होने के नाते आपकी क्या राय है? कुरुक्षेत्र के लोग एक ही बात कहते हैं, मोदी की जबान की और चीन के सामान की कोई गारंटी नहीं, ये फेल ही होती है। प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते रहते हैं। अब देश के लोगों के उस पर विश्वास नहीं रहा। देश के लोगों को उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते के अंदर आएंगे, 1 रुपया नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, एक नहीं दिया। 2022 तक किसान की आमदनी डबल कर देंगे, नहीं करी। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, नहीं बनाया। इसलिए ये प्रसिद्ध हो चुका है, चीन का सामान और मोदी की जबान। यानी कि चुनौती नरेंद्र, क्योंकि जब जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और खासकर 2014 की अगर मैं बात करूं, तब से नाम जो होता है वो कभी कभी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और जो प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरते हैं, नए भी होते हैं, जीत जाते हैं। तो सुशील गुप्ता को क्या लगता है कि एक तरफा जीत होगी? एक तरफा इंडिया गठबंधन जीत रहा है। आज गांव के अंदर, शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी से लोग नफरत कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने जाति की, धर्म की राजनीति की है, 10 साल देश के खराब कर दिए, कोई विकास नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री जैसे पद पे जाके लोग जो बात बोले और पूरी ना हो तो लोग किस पे विश्वास करें? इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद बोलते हैं हमारी चलती नहीं। चलती किसकी है? क्या 2 व्यक्ति इस देश के मालिक है? क्या इस देश में प्रजातंत्र खत्म हो गया? क्या इस देश के लोकतंत्र को इस तरह से चीर हरण किया जाएगा कि चलते चुनाव के बीच में 2-2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सके, ताकि वो पार्टी कमजोर हो जाए? चलते चुनाव के बीच में एक मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक अकाउंट को सील कर दिया जाएगा कि बिना पैसे के लड़ो? क्या चाहते हैं ये? रणनीति या डर? डर। ये 400 पार की जो बात करते हैं ना, दावे के साथ कहता हूं 150 से नीचे रहेंगे। और इनके सारे के सारे झूठी पुलंदा देश के सामने खुल चुका है। जो
इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने चंदे का धंधा किया, वो गोरख धंधा जनता के सामने आ चुका है। जिस प्रकार से देश के अंदर इन्होंने बेरोजगारी को फैलाया, नशे का कारोबार किया, इन्होंने जवानों को गुमराह किया, फौज को 4 साल का किया, देश की नामचीन पहलवान बेटियों की इज्जत जंतर मंतर पे रूढ़ती रही। बृजभूषण शरण को आज तक जेल के अंदर नहीं भेजा। टैनी जो इनका मंत्री था, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता रहा और उसको सबसे पहले संसद की टिकट दी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। देश की जनता देख रही है और देश की जनता इसका जवाब देगी। वापिस अभय सिंह चौटाला के सवाल पर लौटूंगा मैं। जितनी भी आपकी खबरें आजकल मैंने पढ़ी, उसमें ज्यादा जो आक्रामक सुशील गुप्ता नजर आ रहे हैं वो नवीन जिंदल को लेकर आ रहे हैं। फिर वो चाहे वॉशिंग मशीन में दाग धुलने की बात कही गई हो, या फिर कोयला घोटाला से कोहिनूर बनाने की बात की गई हो, या फिर प्रचार के दौरान विदेश घूमने की बात की गई हो। कई बयान सुशील गुप्ता के सामने आए हैं जब से नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र के प्रत्याशी बने हैं भाजपा की तरफ से। अभय चौटाला का कहीं जिक्र होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसी टिप्पणी अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी होती हुई नजर नहीं आ रही सुशील गुप्ता के लिए। क्या माने कि एक प्रतिद्वंदी को ज्यादा मजबूत मानते हैं सुशील गुप्ता, या एक को कम? मैं क्या बात करूं, वो बीजेपी की बी टीम है। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने बीजेपी को वोट दी। जब देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उन्होंने बीजेपी को वोट दी। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो बीजेपी को वोट दी। अब भी कुरुक्षेत्र के लोग ये कह रहे हैं जितने बटन इनके दबाएंगे वो बीजेपी के खाते में जाएंगे, इसलिए उनको वोट देनी हो तो सीधे बीजेपी को दे दे, घुमा फिरा के क्यों दे। बीटी आपने कही, जब से प्रत्याशी के तौर पर ऐलान हुआ अभय सिंह चौटाला का, जानकारी तो निकलकर ये भी सामने आई, कयासों के बाजार और गर्म हो गए और कहा गया कि अभय सिंह चौटाला वोट काटने के लिए, सुशील गुप्ता के वोट काटने के लिए मैदान में उतरे हैं। कहां तक वाजिब मानते हैं इन बयानों को? कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध हुआ था यहाँ पे, और इस धर्म युद्ध के अंदर निर्णय हुआ था, एक युग का परिवर्तन हुआ था। अब बीजेपी के युग का परिवर्तन तय है। यहाँ से इंडिया गठबंधन के युग की शुरुआत होगी, और कुरुक्षेत्र ऐसी भूमि है जिसके साथ कितनी भी ताकत हो, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण होते हैं ना, वो ही जीतता है। हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण है, जीतेंगे हम। कृष्ण का नाम लिया आपने, आप अर्जुन, तो कृष्ण कौन? ऊपर वाला एक ही कृष्ण है। उसको आप राम को, उसका आप विष्णु को, उसका आप जो मर्जी नाम दें। इस धरती पे साक्षात उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। इस धरती के ऊपर उन्होंने अर्जुन को कहा था कि सामने कौन है ये नहीं देखना, ये धर्म युद्ध है, लड़ना है। मैं भी ये नहीं देख रहा सामने कौन है। इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए एक एक गांव में, एक एक घर के अंदर मैं जा रहा हूँ, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहा हूँ, महिलाओं का आशीर्वाद ले रहा हूँ, बच्चों से प्यार ले रहा हूँ, जवानों के साथ मिलकर चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और भरपूर कोशिश करके इस कुरुक्षेत्र को और देश को बदलने की तैयारी। घर घर जा रहे हैं आप सुशील जी, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, चाहे उसे जायज कहे या गलत कहे, क्या जब आप जा रहे हैं तो लोग आपसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी क्यों? क्योंकि जब सुशील गुप्ता जाते हैं वोट मांगने के लिए तो आम आदमी पार्टी की एक बात बहुत फेमस है, कहा जाता है कि कट्टर ईमानदार है। लेकिन केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तो तमाम सवाल उठने शुरू हो गए कि कट्टर ईमानदारी आखिर कैसे, ईडी ने रेड मारी, चलिए मान लेते हैं एक राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। जब आप जा रहे हैं प्रचार करने के लिए तो सवालों की बौछार आप पर भी तो होती होगी। मैं ठोल गांव के अंदर गया। ठोल गांव में एक बुजुर्ग महिला ने मुझे कहा कि बेटा ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, सूरज पे दाग नहीं लगता, अरविंद केजरीवाल पे दाग नहीं लगा पाएंगे। कंस ने भी कोशिश की थी कि भगवान श्री कृष्ण को कहीं ना कहीं खत्म करे, मारे, हटा दे रास्ते से, परंतु कोशिश तो कामयाब नहीं हुई। नरेंद्र मोदी भी ये कोशिश कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल को रास्ते से हटाए, परंतु ये कोशिश उसकी कामयाब नहीं होनी। सूरज पे कभी दाग नहीं लगता। 1,500 अफसर पिछले 2 साल से हजारों जगह रेड कर चुके हैं, तफ्तीश कर चुके हैं, कंप्यूटरों को देख चुके हैं, मोबाइलों को देख चुके हैं, दफ्तरों को देख चुके हैं, घर को देख चुके हैं, गांव को देख चुके हैं, खेतों को देख चुके हैं, रिश्तेदारों को देख चुके हैं। आज तक 25 पैसे नहीं मिले। इस फर्जी केस में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि 4 दिन से फालतू ट्रायल कोर्ट के अंदर चलेगा नहीं। देश की जनता भी देख रही है।
अरविंद केजरीवाल जी के अंदर जाने से देश की जनता में बहुत नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम किया है। लेकिन कोर्ट के सामने तो केजरीवाल का एक टिप्पणी ईडी ने भी बखान किया है उसका, और केजरीवाल उस पर चुप रहे। बात की गई कि डायरेक्ट डीलिंग केजरीवाल की नहीं थी, डायरेक्ट डीलिंग कहीं ना कहीं आतिशी और सौरभ की थी। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश निरंतर जारी है? आपको क्या लगता है सुशील जी, एक टिप्पणी अगर मैं आपकी तरफ से कहूं? इनका आरोप है कि एक डिफेक्टिव पॉलिसी बनी। हम ये पूछ रहे हैं उस पॉलिसी से लाभ हुआ। हम ये कह रहे हैं अगर कुछ लेन देन हुआ था तो कहीं तो पैसा गया होगा ना, कोई मनी ट्रेल बनी होगी, कहीं किसी ने जेवर खरीदे होंगे पैसे से, किसी ने मकान बनाया होगा, किसी ने खेत खरीदे होंगे, किसी ने गाड़ी खरीदी होगी। वो पैसा धरती खा गई या आसमान ले गया? अगर इनका आरोप है इतने पैसे थे तो गया कहां? अगर पैसा सारा सब कुछ ही देख चुके तो इन बातों में कुछ रखा नहीं है। एक व्यक्ति के बयान था जिसके बेस पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। उस व्यक्ति ने 5 बार ये कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, मेरी उसको कोई जानकारी नहीं है। फिर ईडी ने उसको जेल में डाला, फिर उसने ईडी से बीजेपी को चंदा दिलवाया और उसके बाद बयान पलटवाया। तो ये तो वही है, ईडी दलाल है, चंदे का धंधा ये करते हैं। और चंदे के धंधे में ये ईमानदार व्यक्तियों को कितनी देर अंदर रखेंगे? और 2 महीने की सरकार है इनकी। दूध का दूध और पानी का पानी देश की जनता कर देगी, देश की जनता इसका जवाब दे देगी। चलिए, इंडिया गठबंधन को कितने सीटें हासिल होगी, आपको क्या लगता है? मुझे ये तो नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि बीजेपी की 150 से नीचे है। तैयारी आपकी पूरी है चुनावों के लिए? और एक महत्वपूर्ण सवाल, एक तरफ हरियाणा है जहां पर फिलहाल इंडिया गठबंधन लड़ रहा है चुनाव, लेकिन विधानसभा के लिए क्या? जब विधानसभा के मैदान में उतरेंगे, क्योंकि बहुत कम वक्त अब विधानसभा चुनावों को लेकर भी बचा है, तब क्या ये गठबंधन टूट जाएगा और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस अलग? क्योंकि अभी तो साथ में है। आज बात देश को बचाने की है, देश के लोकतंत्र को बचाने की है, बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान को बचाने की है। कौन क्या बनेगा, भविष्य के गर्भ में क्या लिखा हुआ है, ये तो वक्त बताएगा। परंतु आज मैं सांसद बनूं ना बनूं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई पार्टी राज में आए ना आए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है देश बचना चाहिए, इम्पोर्टेंट है देश का संविधान बचना चाहिए, इम्पोर्टेंट है देश का लोकतंत्र बचना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है, चीन और रूस जैसा शासन यह बनाना चाहती है कि चंद लोग ही अपने बटन दबा लो, चंद लोग ही प्रधानमंत्री बन जाओ, चंद लोग ही राष्ट्रपति बन जाओ, देश की जनता को पता ही नहीं हो कि कब किसका बटन दबाना है नहीं दबाना है। ऐसा अब हिंदुस्तान की जनता होने नहीं देगी। हिंदुस्तान की जनता इनके इरादे समझ चुकी है। बनिया है आपने कहा, तो क्या लगता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में अगर हम बात करें जातीय समीकरण की, तो जाट सबसे ज्यादा है, लगभग 14% है, और अगर मैं वोटर्स की बात करूं तो लगभग 15 लाख ज्यादा मतदाता हैं। तो कितना साथ, किसका, किस जाति का सबसे ज्यादा साथ सुशील गुप्ता को मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए, मैं जाट्टा गांव का बाणिया हूँ और बाणियों के घर गांव नहीं हुआ करते, गांव में 1-2 घर ही होता है और सारी जातियों से उनके काका ताऊ के संबंध होते हैं। सब जातियों के दर्द को अपने सीने में छुपा के रखते हैं, सबको हाथ जोड़ के साथ लेके चलते हैं। अब सुशील गुप्ता भी हर बिरादरी को, हर जाति को हाथ जोड़ के इस कुरुक्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा। सुशील गुप्ता इस कुरुक्षेत्र की आवाज बन के देश की संसद में बोलेगा, मजबूत तरीके से कुरुक्षेत्र के विकास के लिए जो बजट है वो यहाँ पे लाएगा। सुशील गुप्ता क्या कुरुक्षेत्र के बाद विधानसभा चुनावों में हरियाणा की आवाज भी बनेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी को पूरा विश्वास है सुशील गुप्ता के ऊपर। सबसे पहले प्रदेशाध्यक्ष बनाया, उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी अब सौंपी है। तो क्या माना जाए, विधानसभा चुनावों में सुशील गुप्ता मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? आम आदमी पार्टी के अंदर ना तो पद की लालच की जाती, ना किसी शक्ति की लालच की जाती। आम आदमी पार्टी का सर्वा हमारी पीएसी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक जनता से पूछ के फैसला लेते हैं।
जनता क्या चाहती है, हरियाणा क्या चाहता है, ये फैसला जब वक्त आएगा तब पार्टी जनता से पूछेगी, जनता जो बताएगी वो काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता क्या चाहती है इस बात का फैसला 25 मई को हो जाएगा, जब हरियाणा में दबाया जाएगा बटन, और किसके लिए दबाया जाएगा, विकास के लिए दबाया जाएगा, आक्रोश में दबाया जाएगा, किसके फेवर में दबाया जाएगा, किसके विरोध में दबाया जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल सुशील गुप्ता जो कि इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं, उन्होंने हमारे साथ खास बातचीत करी और अपना विजन भी बताया और विरोधियों की बोलती भी बंद की। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।